Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. में आने लग जाएगी। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, साथ में कमेंट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। हमने जो भी सी का बेसिक प्रोग्राम लिखा है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये जो हमने कंपाइलेशन की बात करी थी, हमारा कोड एक्चुअली रन कैसे हो रहा है इस मशीन पे, इस कंप्यूटर पे, इस सब के बारे में हम सिर्फ अपने चैप्टर 1 में पढ़ेंगे और सारी चीज़ें सीख लेंगे। सबसे पहला टॉपिक जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं ये है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये होता है नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा। अब वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। जब भी हमें कोई चीज़ स्टोर करनी पड़ती है उसके लिए पहले जगह चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई जूते रखने हैं तो जूतों के लिए पहले डब्बे होते हैं ना, किसी भी दुकान में बहुत सारे, हर डब्बे के अंदर कुछ जूते आते हैं। एक डब्बे के अंदर हील्स रखी होंगी, एक डब्बे के अंदर चप्पल रखी होंगी। तो वो जो चप्पल है, वो हील्स है, वो शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं, वो सारा हमारा डेटा है। और उस डब्बे को हम एक कंटेनर कह सकते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा रहता है। और उसी कंटेनर को अगर हम कोई नाम दे दें तो वो नाम होगा हमारा वेरिएबल। उसी तरीके से मम्मी जब किचन में बहुत सारे मसाले रखा करती हैं, मान लीजिए एक डब्बा है जिसमें मसूर की दाल रखी है, एक डब्बा है जिसमें हल्दी रखी है, एक डब्बा है जिसमें नमक रखा है। तो ये जो कंटेनर्स होते हैं इनके अंदर हमारा डेटा होता है, यानी कोई हमारा खाने का सामान होता है, बाहर वाला जो कंटेनर होता है उसको हम कह देते हैं वेरिएबल्स। अब इसी तरीके से कंप्यूटर भी कुछ डेटा स्टोर करता है। ये डेटा जहाँ पर जाकर स्टोर होता है, मान लीजिए ये है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी और इसमें खुद के कुछ कुछ डब्बे बने हुए हैं। और इस मेमोरी के अंदर अगर हमें नंबर 25 स्टोर कराना है तो उसको हम किसी एक डब्बे में स्टोर करा देंगे और उस डब्बे को हम एक नाम दे देंगे, जो नाम है यहाँ पर ए, और इसी ए को हम कह देते हैं वेरिएबल। अब मान लो इसके बाद नंबर नहीं, कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो ये कैरेक्टर एस को हम एक नई मेमोरी लोकेशन यानी नए डब्बे पर स्टोर करा देंगे। उस मेमोरी लोकेशन का हम नाम दे देंगे बी, और ये बी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा वेरिएबल। तो मेमोरी के अंदर अगर हमें कुछ भी स्टोर कराते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन को जब कोई नाम दे देते हैं, उस डब्बे को कोई नाम दे देते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसका कोड लिख कर देख लेते हैं हल्का सा। ये वाली लाइन हम हटा रहे होंगे। ये जो सारा का सारा कोड है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, यानी इसको हम हर बार लिखने वाले हैं। अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना, अभी हमें बीच के कुछ पार्ट पर ध्यान देना है। मान लीजिए हमें नंबर 25 को स्टोर कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट नंबर इज इक्वल टू 25। तो इस सिंगल लाइन की वजह से हमारा नंबर 25 मेमोरी में स्टोर हो गया उस डब्बे के अंदर जाके, और उस डब्बे का नाम हमने यहाँ पर लिया है नंबर। वैसे ही अगर कोई कैरेक्टर स्टोर कराना हो, कैर स्टार इज इक्वल टू स्टार, तो अपनी मेमोरी के अंदर हमारे कीबोर्ड पे जो स्टार बना हुआ है इसको हमने स्टोर करा दिया मेमोरी में, और उस वेरिएबल का, उस कंटेनर का नाम हमने दे दिया स्टार। उसी तरीके से अगर हमें एज स्टोर करानी है तो हम लिखेंगे इंट एज इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे हमने अपनी एज 22 मेमोरी के अंदर स्टोर करा दी और उस लोकेशन का नाम हमने दे दिया एज। यहाँ पर ये जो इंट क्या है, ये कैरेक्टर क्या है, इसको हम अभी के लिए इग्नोर करेंगे और ध्यान देंगे सिर्फ इस लाइन पर। वैसे ही मान लीजिए हमें कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी हुई तो हम लिखेंगे फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। तो ये जो पाई की हमारी वैल्यू होती है 3.14, ये भी अब मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गई है और उस मेमोरी लोकेशन का, उस कंटेनर का हमने नाम दे दिया है पाई। तो कुछ इस तरीके से कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपनी मेमोरी के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं और वो जहाँ पर स्टोर हुई है उस कंटेनर का हम नाम याद रख सकते हैं। तो इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब सी के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के कुछ कुछ रूल्स होते हैं। इनमें से सबसे पहला रूल हमारा होता है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का क्या मतलब है कि छोटा ए और बड़ा ए अलग अलग होंगे। जो हमारा कैपिटल ए और हमारा स्मॉल ए होता है ये अलग अलग होंगे, इनको हम सेम नहीं मान सकते। जैसे अगर हमें कोई नंबर स्टोर कराना है 30 तो हम लिख सकते हैं इंट ए इज इक्वल टू 30। तो मेमोरी के अंदर 30 स्टोर हो गया और उस लोकेशन का नाम जहाँ पे स्टोर हुआ उसको हमने ए दे दिया। अब हमें दूसरा नंबर स्टोर कराना है 40, तो अगर हम लिखें इंट ए इज इक्वल टू 40 तो दूसरी लोकेशन पर 40 हमारे पास स्टोर हो गया और उस लोकेशन का नाम हमने कैपिटल ए दे दिया। यहाँ पर ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, सेम नहीं है।
दूसरा रूल जो सी का कहता है वेरिएबल्स के बारे में, वो ये कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसका क्या मतलब है कि वेरिएबल के नाम में जो भी हमारा पहला कैरेक्टर होता है वो या तो एक नॉर्मल इंग्लिश का कैरेक्टर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे अगर हमें एज स्टोर करानी थी तो हमने क्या लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था इंट एज। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, इंट अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 22। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, हाइफन एज इज इक्वल टू 22, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेड लाइन आ जाएगी और ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 एज भी लिखना चाहें तो ये रेड हो गया, यानी गलत है। आगे सिर्फ वो इंग्लिश का कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर ही आ सकता है वेरिएबल के नाम में। तीसरा रूल हमारा कहता है नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस, यानी वेरिएबल के नाम में ना कोई कॉमा हो सकता है ना कोई ब्लैंक स्पेस हो सकती है। जैसे अगर हमें कोई फाइनल प्राइस स्टोर कराना है तो हम लिखेंगे इंट फाइनल अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब ये जो अंडरस्कोर है ना, सिर्फ यही एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो हमारे वेरिएबल के नाम के अंदर आ सकता है। मान लीजिए इस अंडरस्कोर की जगह हम यहाँ पर स्पेस दे देते तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता एरर, क्योंकि हम स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के नाम में। या फिर स्पेस की जगह अगर हम कॉमा दे देते तो भी एरर आता, क्योंकि कॉमा भी नहीं दे सकते। हम एक ही स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल में, जो होता है अंडरस्कोर, जो लेकर आता है हमें फोर्थ रूल की तरफ, विच इज़ नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। अब वेरिएबल्स के बारे में एक स्पेशल चीज़, वेरिएबल्स की वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। जैसे हमने डिफाइन कर दिया हमारा एज वेरिएबल, क्योंकि आज की डेट में हमारी एज जो है वो 22 है, लेकिन कल को यानी 2 साल बाद हमारी एज 24 हो जाएगी अपडेट होके। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एज इज इक्वल टू 24। तो पहले हमारा जो एज वेरिएबल था, यानी वो जो मेमोरी लोकेशन थी उसमें 22 स्टोर था, पर अब 2 साल बाद हमारी एज में हमने स्टोर करा दिया 24। तो इस तरीके से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं हमारे कोड के अंदर वो चेंज होते रहते हैं। एंड इनफैक्ट वेरिएबल का जो इंग्लिश मतलब होता है वो भी होता है कोई ऐसी चीज़ जो चेंज होती रहती है। तो इट ऑल मेक्स सेंस नाउ। अब वेरिएबल्स को जब भी हम लिखते हैं, एक स्पेशल टिप हर प्रोग्रामर को दी जाती है, जो एक सीनियर प्रोग्रामर दे रहा होता है, कि वेरिएबल्स के नाम हमेशा मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी वेरिएबल को पढ़ते ही देखते ही हमें समझ में आ जाए इसके अंदर स्टोर क्या हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर एज स्टोर की तो वेरिएबल का नाम एज दे दिया, एक स्टार स्टोर कर दिया तो उसका नाम स्टार दे दिया, कोई रैंडम नंबर स्टोर किया है तो नाम हमने नंबर दे दिया। कभी कभी रैंडमली हाँ हम A B C इस तरीके के नाम रख सकते हैं क्योंकि वो ईजी पड़ता है, लेकिन जब भी हम कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं ना उसमें ABC करके बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर मीनिंगफुल नाम देने बहुत ज़रूरी है। तो अगर आगे जाकर आप अपने इंटरव्यूज़ में बैठते हैं कंपनीज़ में प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर कोई अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं अच्छे लेवल का, फ्रीलांसिंग करें, तो उसके अंदर अपने वेरिएबल्स के नाम हमें बहुत अच्छे से लिखने हैं। जैसे अगर हमें 100 ही स्टोर कराना था तो यहाँ पे सीधा सिर्फ F लिख सकते थे, लेकिन हमने पूरा नाम लिखा फाइनल प्राइस, जिससे समझ आए कि 100 जो है एक प्राइस है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम पढ़ने वाले वेरिएबल्स के बाद, वो हैं हमारे डेटा टाइप्स। सी के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। ये डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं उनकी हमने आपको लिस्ट दी हुई है, और ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगी, तो यहाँ पर अभी कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सारे के सारे हमें याद करने भी नहीं पड़ते, इसमें कुछ कुछ ऐसे हैं जो कोडिंग करते करते हमें डेफिनेटली याद हो जाएंगे, तो उसी से सारी चीज़ें जो है दिमाग में रहती हैं। डेटा टाइप होता है कि मेमोरी के अंदर आप किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, और जिस भी तरीके का डेटा होता है ना उसके लिए स्पेसिफाइड होता है कि ये इतनी ही मेमोरी खाएगा। जैसे जब भी पेन ड्राइव खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि 8 GB की पेन ड्राइव है या 16 GB की पेन ड्राइव है। उसी तरीके से हमारा जो कैरेक्टर टाइप का डेटा होता है वो खाता है हमारी 1 बाइट की मेमोरी को। अगर इंटीजर टाइप के डेटा की बात करें तो वो खाता है हमारी 2 बाइट की मेमोरी को। अगर फ्लोट डेटा की बात करें तो वो खाता है हमारे 4 वाली मेमोरी को। अब वो स्टूडेंट्स जो दूसरी लैंग्वेजेस सीखने के बाद सी को सीख रहे हैं वो मेरी तरह थोड़े से सरप्राइज्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि सी के अंदर ना तो बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है ना स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होता है। ये दोनों सी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि सी सबसे पहले आई थी, यानी सी 1970s में आई थी। उसके बाद C++ आई थी, उसके बाद जावा आई थी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आई थी। तो सी हमारी बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हो गए जो मिसिंग होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनके लिए हमें दूसरी लैंग्वेजेस बाद में सीखनी पड़ती हैं। तो इन सारे डेटा टाइप्स में से हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स जो हैं उनको लिख कर देखेंगे, और सिर्फ उन्हें ही अभी हमें याद रखना है, बाकियों को याद अभी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने कोड के अंदर हमने जो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी उनको एक बार हटा देते हैं,
और 3 डेटा टाइप्स की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला डेटा टाइप है हमारा इंट। इंट क्या स्टोर करता है? इंट स्टोर करता है इंटीजर वैल्यूज़ को, यानी जो वैल्यूज़ हमारी होल होती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या नेगेटिव हो सकती हैं, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +5 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, इस तरीके की वैल्यूज़। तो अगर हमें एज स्टोर करवानी है तो एज हमारी एक होल वैल्यू होती है यूजुअली, तो उसको हम स्टोर करवाएंगे इंट डेटा टाइप में। तो यहाँ लिखेंगे इंट एज इज इक्वल टू 22। तो इस लाइन से हमें 3 चीज़ें पता चली। सबसे पहला जो डेटा हम स्टोर करा रहे हैं वो है 22। जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कराया है उसका नाम हमने दिया है एज, और जिस टाइप का डेटा है वो है इंटीजर वैल्यू। अब वैसे ही अगर हमें पाई की वैल्यू स्टोर करानी हो, पाई तो हमारा इंटीजर होता नहीं है, उसके अंदर तो डेसिमल वैल्यूज आती हैं, इसीलिए उसको हम स्टोर कराएंगे फ्लोट डेटा टाइप में। तो यहाँ लिखेंगे फ्लोट, फिर लिखेंगे पाई, और इसकी वैल्यू हम दे देंगे 3.14। तो ये डेसिमल वैल्यूज वाला एक नंबर है, इसको हमने फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर कराया है। अब इसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है कैरेक्टर। तो जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जैसे हैश हो गया, हमारा एम्परसेंड हो गया, @ हो गया, स्टार हो गया यानी एस्टरिस्क, उन सबको हम कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कराते हैं। कैरेक्टर के लिए लिखना पड़ेगा कैर, और यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं अपना हैशटैग। तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए हमें सिंगल कोट लिखने पड़ते हैं, और अंदर हम लिख सकते हैं अपना कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमने कैर डेटा टाइप का एक वेरिएबल स्टोर करा लिया, फ्लोट का करा लिया, इंट का करा लिया। अभी के लिए क्योंकि हम बेसिक लेवल से चल रहे हैं, यही 3 जो हैं ये तीनों मेन हैं जिनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। बाकी हम टाइम के साथ और ज़्यादा सीखते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स। हमने बात की थी इससे पहले वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स में क्या इशू था? वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती थी। अब अगर जब भी हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जैसे कोई एडमिन पैनल हमने बनाया, कोई वेबसाइट बनाई, उसके टेस्टिंग पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, एक अपना खुद का ईमेल पासवर्ड रख लेते हैं जो फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी, हर बार उसी ईमेल पासवर्ड से हमें लॉगिन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल के अंदर एक ईमेल वेरिएबल बना सकते हैं, एक पासवर्ड वेरिएबल बना सकते हैं, और दोनों के अंदर कोई वैल्यू रख सकते हैं। सी के अंदर वो वैल्यूज जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। इनमें से सबसे पहले हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। जैसे हमारा नंबर 1 हो गया, 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। 1 की वैल्यू -1 या 0 या -5 वो नहीं हो सकती। 1 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो हमारे 1 2 3 0 -1 -2 इस तरीके के जो कांस्टेंट्स होते हैं इनको इंटीजर कांस्टेंट्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स यानी जिनके अंदर रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1.0। अब 1.0 1 भी होता है, लेकिन ये रियल कांस्टेंट है, इसको दिखाने के लिए इसका 0.0 एक्स्ट्रा लिखा गया है। उसी तरीके से 2 का 0.0 एक्स्ट्रा लिखा गया है। अगर ये सिर्फ 2 होता तो फिर ये इंटीजर कांस्टेंट बन जाता। अभी ये रियल कांस्टेंट है 3.14, यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था -2.4, तो फिर ये एक रियल कांस्टेंट होता। अब तीसरा टाइप ऑफ कांस्टेंट हमारे पास होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, अपर केस, लोअर केस में हमारे पास कैपिटल ए आ गया। स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास हैश आ गया, हमारा एम्परसेंड आ गया, हमारा एस्टरिस्क आ गया, या इसके अलावा हमारा @ आ गया। तो इस तरीके के सारे कैरेक्टर्स मिलकर हमारे कैरेक्टर कांस्टेंट्स बनाते हैं। और एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी यहाँ पर कि कैरेक्टर कांस्टेंट्स जो होते हैं ना, इस कैपिटल ए की वैल्यू हमेशा कैपिटल ए ही रहेगी, स्मॉल ए नहीं हो जाएगी। और जब भी कैरेक्टर कांस्टेंट्स को कोड के अंदर लिखना होता है तो उनको हम लिखते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। यानी जब भी हम कोई कैरेक्टर कांस्टेंट लिखेंगे कोड में तो वहाँ पर हमें सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है कीवर्ड्स। जैसे डिक्शनरी के अंदर कुछ कुछ वर्ड होते हैं, हर वर्ड का अपना एक फिक्स्ड मतलब होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक डिक्शनरी होती है। सी की भी अपनी एक डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं, यानी वो फिक्स्ड है, उसका मतलब सिर्फ वही रहेगा, उसको हम वेरिएबल नाम की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। तो इसी तरीके से सी के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है, और ये मीनिंग कंपाइलर को पता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं, और इन कीवर्ड्स का हमें खास ध्यान देना है। अगर इन 32 की लिस्ट की बात करें तो हमारे 32 कीवर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं सी के अंदर। इस लिस्ट में हमें दिख रहा होगा कि इंट हमारा एक रिजर्व्ड वर्ड है, हमारा कीवर्ड है सी का, तो इसको यानी किसी भी वेरिएबल का नाम हम इंट नहीं रख सकते। वैसे ही
हम इसमें ढूंढने निकले तो फ्लोट भी हमारा एक कीवर्ड है, इसके अलावा कैरेक्टर भी हमारा एक कीवर्ड है। और ये जो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं ना, इनको अब अपने पूरे कोर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। इसीलिए जब भी अपने प्रोग्राम में देखते हैं ना, जैसे हमारे पास ये इंट लिखा हुआ है, इस इंट का एक स्पेशल मतलब है जो सिर्फ कंपाइलर को पता है। तो किसी भी वेरिएबल का नाम हमें इंट नहीं रखना। ये रिटर्न है, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, किसी भी वेरिएबल का नाम हमें रिटर्न नहीं रखना, क्योंकि ये स्पेशल वर्ड्स है जिनके मतलब फिक्स्ड हैं, जो कंपाइलर को पता है। अब एक बार अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जिस भी प्रोग्राम को, जिस भी कोड को हम लिख रहे हैं, उसको एक्चुअली समझ कैसे सकते हैं हम कि वो बना कैसे होता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी का एक स्केलेटन होता है, वैसे हर एक कोड का, हर एक प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम अपने सी के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ये हमारा इनिशियल कोड है जिसको हमने लिखा था। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, फिर हमारे एंगुलर ब्रैकेट्स आ जाते हैं और बीच में आया stdio.h। इसको कहते हैं हम अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता क्या है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझना है कि इस लाइन को हमें हमेशा अपने कोड के अंदर लिखना है, नहीं तो हमारा सी को कोड नहीं चल रहा होगा। उसके बाद हम हमेशा ये लाइन लिखते हैं इंट मेन, उसके बाद हमारे पेरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी पार्ट लिखा होता है, ये होता है हमारा मेन का कोड। हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है, यानी इस फंक्शन से। फंक्शन हमारे कोड का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमें कुछ काम करके देता है। हम फंक्शंस के बारे में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मेन फंक्शन से हमेशा किसी भी सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा और वो एग्जीक्यूशन होगा लाइन बाय लाइन, यानी सबसे पहले ये लाइन आई है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन आई है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। अब आप नोटिस करेंगे कि हर लाइन के पीछे हम कोड के अंदर एक सेमीकोलन लिखते हैं, यानी इस लाइन के पीछे भी एक सेमीकोलन लिखा है, इस लाइन के पीछे भी एक सेमीकोलन लिखा है। ये सेमीकोलन हमारी लाइन में एक फुल स्टॉप की तरह होता है। जैसे हम हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में एंड में डॉट लगाते हैं, यानी पीरियड लगाते हैं, वैसे ही हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर एक सेमीकोलन लगाकर ये दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारी लाइन खत्म हो गई है, अब आगे जो भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन का है। इस पूरी की पूरी चीज को हम यहाँ भी लिख सकते थे इसके बाद, और हमें पता होता कि वो नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि सेमीकोलन के बाद आ रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जो कोड है ना, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस केस सेंसिटिव है। यानी यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें इंट मेन तो ये गलत होगा, क्योंकि ये सारे अपर केस में आ गए। क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जो स्मॉल है वो स्मॉल केस में रहेगा, जो अपर है वो अपर केस में रहेगा। उसको हम इंटरचेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है जब भी हम अपना एक सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ऊपर हमेशा एक हेडर फाइल या अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करना है, उसके बाद इंट मेन लिखना है और ये कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, और इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर एंड में हम हमेशा एक रिटर्न 0 वाली लाइन लिखते हैं। ये रिटर्न 0 में 0 दिखाता है 0 एरर्स, यानी हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। तो ये रिटर्न 0 भी हमेशा एंड में लिखेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट है जिसको हम अपने कोड के अंदर कभी भी कहीं भी चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है हमारे कॉमेंट्स। जैसे हम लाइफ के अंदर कुछ कुछ कॉमेंट्स देते रहते हैं ना लोगों को, या हम किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे कॉमेंट करते हैं, वैसे ही हम अपने कोड के अंदर भी कॉमेंट लिख सकते हैं। कॉमेंट लिखना यानी कुछ ऐसी चीज़ लिखना जो हमारे कोड का पार्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। कमेंट्स इंग्लिश में भी हो सकते हैं, कुछ लैंग्वेजेस अलाउ करती हैं कि हमारे कमेंट्स हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखते हैं। हम चाइनीज़ में कमेंट्स लिख सकते हैं, रशियन में लिख सकते हैं। तो ये वो पार्ट है जो कोड में इंक्लूडेड नहीं है, ये हमारे एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब कमेंट 2 टाइप्स के होते हैं सी के अंदर। सबसे पहले होते हैं हमारे सिंगल लाइन कमेंट्स, जिनको हम डबल स्लैश लगाकर लिखते हैं, और उसके बाद होते हैं हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट्स, जिनको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब अपने कोड में एक्चुअली कमेंट्स लिखकर देखते हैं कि लिखे कैसे जाते हैं। जैसे इस कोड के अंदर हमने अंदर बताया है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम एक कमेंट लिख सकते हैं डबल स्लैश लगाकर, दिस कोड डिस्प्लेज हाउ डेटा टाइप्स वर्क इन सी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश में लिखी गई है और कोड का पार्ट नहीं है। ऐसे ही मान लो कि हमें मल्टीपल लाइन में कमेंट्स लिखने होते हैं, तो हम लिखते हैं स्लैश एस्टरिस्क और एस्टरिस्क स्लैश, और इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते थे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हमारी मल्टीपल लाइंस पर हम कुछ कुछ चीज़ें लिखे जा रहे हैं, और ये सारी कमेंट का पार्ट है। अब अगर इसको हम हटा दें
तो ये जो इंग्लिश वाली चीज़ है ना, ये हमें एरर देगी, क्योंकि ये एक्चुअली सी को समझ ही नहीं आ रही, कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा कि इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ है। इसीलिए वो पार्ट जो सेंस नहीं बनाता कंपाइलर के लिए, उसको हम हमेशा कमेंट्स में लिखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जब भी आप कोड लिखने चलेंगे तो कोड इतना ज़्यादा हज़ारों लाइनें कोई कोड हो जाते हैं कि उसको समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दूसरे प्रोग्रामर्स को हेल्प करने के लिए हम अपने कोड के अंदर कॉमेंट्स लिखते हैं, उनको ये बताने के लिए कि कोड का कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे वो है आउटपुट। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, इनपुट आउटपुट बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी पार्ट है प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले सीखेंगे सी के अंदर हम आउटपुट कैसे दिखाते हैं, उसके बाद सीखेंगे सी के अंदर हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो आउटपुट दिखाने के लिए सी के अंदर अभी हमने लिखा था एक स्टेटमेंट, वो होती है प्रिंट एफ, और उसके बाद लगाते हैं हम पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो श्रद्धा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो अपना कॉलेज, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो सी। तो कुछ भी लिखा जा सकता है इन डबल कोट्स के अंदर, और जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो वैसी की वैसी स्क्रीन पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। और इस प्रिंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस प्रिंट एफ नाम के एक फंक्शन ने लिखी है। प्रिंट एफ हमारे लिए कुछ भी प्रिंट करवा देता है स्क्रीन पे, और इस लाइन के एंड में हम लगा देंगे सेमीकोलन, ये दिखाने के लिए कि लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो अपने कोड के अंदर हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट एफ, और उसमें लिख सकते हैं हेलो सी। इसको कर लेते हैं सेव, ऊपर वाली एक्स्ट्रा स्पेस को उड़ा देते हैं और रन करते हैं अपने कोड को। टर्मिनल खोलकर ऊपर आएगा जीसीसी hello.c और हमारे लिए प्रिंट हो गया हेलो सी। अब मान लीजिए हमें बार बार हेलो सी प्रिंट करना है, उसको कैसे प्रिंट करेंगे? इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो 4 बार हमने हेलो सी को प्रिंट कर लिया। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर दोबारा से रन करेंगे। अब हमारे पास हेलो सी प्रिंट हुआ, उसके इमीडिएटली बाद दोबारा से हेलो सी प्रिंट हुआ, इसी तरीके से 4 बार प्रिंट हुआ। पर हम तो चाहते थे कि ये अगली लाइन में प्रिंट हो, तो वो नेक्स्ट लाइन हमेशा करने के लिए ना यहाँ पर हमें एक चीज़ लिखनी पड़ती है, स्पेशल चीज़, जो है हमारा \n। ये \n दिखाता है कि जो भी हमें प्रिंट करना था ना प्रिंट एफ में, वो तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। इसी सेम को यहाँ पर \n लिख देते हैं। इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन चाहिए, इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन चाहिए, और इसके बाद भी नेक्स्ट लाइन चाहिए। तो इसको कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर दोबारा रन करेंगे इसको, तो अब हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में चला गया है। एक्चुअली हुआ क्या, इसने हेलो सी प्रिंट किया तो हेलो सी प्रिंट हो गया, उसके बाद \n प्रिंट किया तो \n यानी नेक्स्ट लाइन, तो हम यहाँ पर आ गए। फिर दोबारा से हेलो सी प्रिंट हुआ, फिर दोबारा से \n, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। इसी तरीके से जब भी हमें आउटपुट नेक्स्ट लाइन में लेके आना हो ना, तो हम \n लिख देते हैं। अब मान लेते हैं हमने कोई वेरिएबल बनाया है अपने कोड के अंदर, जैसे अगर हमने लिखा int age इज इक्वल टू 22, और इस एज को हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर। कैसे प्रिंट करवाएं इस एज को? तो हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ एज इज, क्या हम लिखें एज? एक बार इस चीज़ का हम आउटपुट देखते हैं, एज इज एज। तो ये जो डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी लिखा ना, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, यानी ये चीज़ वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी, पर हमें तो इसके एज के अंदर का नंबर प्रिंट करवाना था। तो आउटपुट को प्रिंट करवाने के सी के अंदर कुछ कुछ केसेस आ जाते हैं। इनमें से सबसे पहला केस होता है कि जब भी हमें कोई इंटीजर प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए हमें अपनी प्रिंटएफ स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है सबसे पहले परसेंटेज का साइन और डी। ये डी दिखाता है डबल वैल्यू को, डबल भी एक डेटा टाइप होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ रहे होंगे। तो परसेंटेज का साइन और डी, और उसके बाद जैसे ही लाइन खत्म हो जाए फिर लिखेंगे कॉमा और फिर लिख देंगे अपने वेरिएबल की वैल्यू। तो जब भी चीज़ प्रिंट होगी ना, ये पूरा का पूरा तो प्रिंट हो जाएगा, और इस परसेंटेज डी की जगह हमारी एज की वैल्यू आ जाएगी जो इसको रिप्लेस कर देगी। उसी तरीके से अगर रियल नंबर्स के लिए करवाना है तो हम लिखेंगे परसेंटेज एफ और फिर लिख देंगे वेरिएबल, तो ये वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस कर लेगी इस परसेंटेज एफ को जब भी आउटपुट प्रिंट होगा। अगर कैरेक्टर्स के लिए कराना है तो लिखेंगे परसेंटेज सी और फिर लिख देंगे अपना वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ पर इस परसेंटेज सी को रिप्लेस कर लेगा। तो इस तरीके से हमें जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट करवाना होता है जिसका डेटा टाइप है कुछ, जिसका कुछ टाइप है, तो उसके लिए हम परसेंटेज डी लिखते हैं इंटीजर टाइप में, परसेंटेज एफ लिखते हैं रियल नंबर्स में, और परसेंटेज सी लिखते हैं कैरेक्टर्स में। और इनको एक्चुअली सी के अंदर इन तीनों को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, यानी ये स्पेसिफाई करते हैं कि आउटपुट किस फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। और ये जो प्रिंटएफ फंक्शन है ये एक्चुअली हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट सी के अंदर हमें पहले से परोस के दे दिया जाता है।
तो एक बार इन आउटपुट के केसेस को हम भी देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। अब अगर हमें एज लिखनी है तो हमें पता है कि यहाँ हमें लिखना पड़ेगा %d, यहाँ लगाना पड़ेगा कॉमा और यहाँ हम लिखेंगे एज। इसको कर लेते हैं सेव और खोलते हैं अपना टर्मिनल। अब हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है एज इज 22। यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन नहीं दिया। तो इसको सेव करके अगर हम नेक्स्ट लाइन दे, अब हमारे पास आया एज इज 22। अब सिमिलर तरीके से अगर एज की जगह हमें प्रिंट करवानी है पाई की वैल्यू, तो हम लिखेंगे फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14 और यहाँ पर हम लिखेंगे %f और यहाँ लिखेंगे पाई। इसको कर लेते हैं सेव। तो अब हमारे पास प्रिंट हुआ एज इज 3.140000। तो बाय डिफॉल्ट फ्लोट के अंदर कुछ नंबर ऑफ डेसिमल्स हैं जो हमेशा प्रिंट ही होने होते हैं, तो उनको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूशन की ये कैसे आ रही है। तो आपकी जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर, आप उनको अपर वाली की जो है प्रेस कर सकते हैं, तो पुरानी कमांड्स में जा सकते हैं। तो आपको बार बार पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए लिखनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस की को प्रेस करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सिमिलर वे में अगर हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो, मान लो हमने कैरेक्टर बनाया है एक स्टार, जो स्टार वेरिएबल का नाम है और इसके अंदर एस्टरिस्क को स्टोर कराया है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टार इज, यहाँ आ जाएगा %c और यहाँ आ जाएगा स्टार। इसको कर लेते हैं सेव और इसको रन किया तो आउटपुट हमारे पास आया स्टार इज एस्टरिस्क। तो कुछ इस तरीके से हमारे डिफरेंट तरीके के डेटा को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस लैंग्वेज का, वो है हमारा इनपुट। सी के अंदर इनपुट लेने के लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो एक दूसरा लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका नाम है scanf। जैसे प्रिंट करने के लिए यूज़ किया था printf, वैसे ही कुछ भी इनपुट लेने के लिए स्कैन करने के लिए यूज़ करेंगे scanf। अब इसका फॉर्मेट ये रहता है कि जो भी वैल्यू हमें इनपुट लेनी है उसका सबसे पहले टाइप लिख देंगे। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को दोबारा से लिख लिया। ये %d हमें दिखाता है कि हम एक इंट टाइप की वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने कोट्स लगा देंगे, डबल कोट्स, उसके अंदर अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लिख देंगे और उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा के बाद हमें लिखना है कि ये जो वैल्यू हम इनपुट ले रहे हैं उसका टाइप तो हमने समझ लिया, अब उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम और उस वेरिएबल के नाम से पहले एम्परसेंड लगा देंगे। ये एम्परसेंड यानी एंड एक्चुअली एक एड्रेस है, ये इस वेरिएबल का एड्रेस है। यानी ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर जहाँ पर एज को कोई मेमोरी का ब्लॉक दिया गया है उस एड्रेस पर जाएगा और जो भी इनपुट हमारे पास आएगा उसको उस एड्रेस पे जाके स्टोर करा देगा। तो कुछ इस तरीके का काम रहता है स्कैनफ का। अब क्या करते हैं, एक नंबर को इनपुट लेके देखते हैं कि एक्चुअली स्कैनफ जो है स्कैन कैसे करता है नंबर को। हम बना लेते हैं एक वेरिएबल एज। अब यहाँ पर लिखेंगे printf एंटर एज। अब इस वेरिएबल को स्कैन कर लेते हैं स्कैनफ से %d एड्रेस एज और जो भी वैल्यू हमारे पास वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगी उसी को हम प्रिंट करवा देंगे। यानी दोबारा से %d, इससे पहले लिख देते हैं एज इज एज। इसको कर लेते हैं सेव। अब ऊपर जाकर अपना टर्मिनल खोलते हैं। सबसे पहले एंटर करनी है हमें अपनी एज, एंटर कर देंगे 22। हमारे पास प्रिंट हुआ है एज इज 22। तो जो भी हमने एज एंटर की थी वो हमारे पास वापस प्रिंट होकर आ गई है। यहाँ पे स्कैनफ ने क्या किया, एज को एंटर किया और मेमोरी के अंदर एज वेरिएबल जिस भी लोकेशन पर पॉइंट कर रहा था वहाँ पे जाके उस एज को हमने स्टोर करा दिया, उस नंबर 22 को स्टोर करा दिया। और जब प्रिंटफ ने वो नंबर वापस मांगा तो उसके बाद हमारे पास प्रिंट हो गया एज इज, और यहाँ पर इसने दिखाया कि इंट टाइप की वैल्यू प्रिंट करनी है और फिर हमने एज के अंदर से डेटा निकाल के अपनी स्क्रीन पे दिखा दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट वर्क करता है सी के अंदर। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस छोटे से प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक नंबर ए को इनपुट लेंगे, एक नंबर बी को इनपुट लेंगे और इन दोनों के सम को हम आउटपुट करा देंगे। तो एक छोटा सा कोड हम लिखने वाले हैं। इस कोड के लिए सबसे पहले उन नंबर्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इंट ए एंड बी। अब सबसे पहले printf करते हैं एंटर ए, उसके बाद स्कैन कर लेंगे ए को d एंड ए, उसके बाद printf कर देंगे एंटर b, फिर स्कैनफ से इसको ले लेंगे इनपुट एंड b। अब इन दोनों के सम को एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, यानी इंट सम इज इक्वल टू a प्लस b।
तो यहाँ पे भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर ये सब मैथ की तरह काम करते हैं। तो प्लस के लिए प्लस साइन होता है, माइनस के लिए माइनस साइन होता है, और ये इक्वल टू क्या करता है, इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा और उसको सम के अंदर डाल देगा। ये इक्वल टू जो है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। प्लस को हम एडिशन ऑपरेटर की तरह यूज़ करते हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में डिफरेंट जो भी सी के अंदर होते हैं बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल में। तो ये जो सम हमारे पास आया है इसको आप प्रिंट करवा देंगे प्रिंटफ से। सम इज %d सम। इस कोड को कर लेते हैं सेव। इसके अंदर क्या किया, हमने दो वेरिएबल्स बनाए ए और बी। सबसे पहले लिखा एंटर कर दो ए, तो ए को हमने एंटर करवा दिया और उसको उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कर दिया। उसके बाद बी को एंटर करवाया, उसको बी की मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर कर दिया। उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाया सम, जिसके अंदर ए और बी को ऐड करके जो फाइनल वैल्यू आई उसको स्टोर करा दिया। उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया है सम की वैल्यू को। अब अपने टर्मिनल को खोलकर इसका आउटपुट एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू को एंटर करेंगे, तो एंटर करते हैं 2, फिर एंटर करेंगे बी की वैल्यू को, इसमें एंटर कर देते हैं 5। तो हमारे पास आउटपुट में आया सम इज 7। इस तरीके से 2 और 5 का दोनों का सम हुआ और फिर 7 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक सीखने वाले हैं। यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल सम हमने बनाया, इसको तो हम हटा देते हैं और डायरेक्टली क्या करेंगे, इस सम को हटाकर यहाँ लिख देंगे a प्लस बी और इसको कर लेते हैं सेव। और एक बार दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। 2, 5, तो डायरेक्टली हमारे पास 7 जो है, जो हमारा सम है वो प्रिंट हो गया। तो हमें एक तीसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी जब भी हमें सम प्रिंट करवाना है। अगर हमें यहाँ पर डिफरेंस भी प्रिंट करवाना होता तो हम प्लस की जगह माइनस लिख सकते थे। दोनों का प्रोडक्ट प्रिंट करवाना होता तो एस्टरिस्क करके इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है डायरेक्टली उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं और उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं सी के अंदर, और ये सारी की सारी चीज़ें कैसे रन की, इनको हमने एक फाइल में लिखा और उस फाइल से हमारे पास आउटपुट आते चले गए। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। कंपाइलेशन की जो डेफिनेशन है वो है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स सी कोड इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सी का कोड लिखता है और उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देता है। जैसे जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं उसमें अगर कोई फॉरेन गेस्ट आए होते हैं तो बीच में ट्रांसलेटर्स आते हैं। अगर फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो बीच में ट्रांसलेटर होगा जो उनकी फ्रेंच को समझेगा और प्राइम मिनिस्टर यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएगा। उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेटर्स होते हैं। कंप्यूटर जो है वो सी को नहीं समझता। हमारी जो विंडोज़ मशीन है, मैक मशीन है, लिनक्स मशीन है, उसको नहीं समझ में आता सी क्या होता है, सी प्लस प्लस क्या होता है, जावा क्या होता है। उसको समझ आता है जीरोज और वन, यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अब उस जो सी का प्रोग्राम है, जो जावा का प्रोग्राम है, उसको वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कंपाइलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो hello.c वाली एक फाइल थी उसको हमने कंपाइलर के पास भेजा और सी के कंपाइलर ने क्या किया, सबसे पहले चेक करेगा कि फाइल जो है सी जो रूल्स डिफाइन करता है, जो सिंटैक्स डिफाइन करता है, उन सबको फॉलो कर रही है ना, कोई गलती तो नहीं है इसके अंदर, कोई एरर तो नहीं है। हमारा जो वेरिएबल का नाम है उसको हमने एक नंबर से तो शुरू नहीं कर दिया, अंडरस्कोर ही लगाया ना शुरुआत में। तो इस तरीके के बेसिक एरर्स को वो चेक करता है और अगर एरर्स होते हैं तो फिर वो कंपाइलेशन फेल कर देता है। लेकिन अगर कंपाइल हो जाती है हमारी फाइल, मतलब उसमें कोई सिंटैक्स वाले एरर्स नहीं है, और उसके बाद ये कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है विंडोज़ मशीन में a.exe फाइल में कन्वर्ट कर देता है और लिनक्स और मैक मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट a.out फाइल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो फाइल है ये हमारी मशीन को समझ आ जाती है। तो इस तरीके से .executable विंडोज़ में प्रोड्यूस होती है और .output फाइल हमारी लिनक्स और मैक में होती है। अब लिनक्स और मैक में भी .exe बना सकते हैं और विंडोज़ में भी .out बना सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको एक्सटेंशन दिख रही होगी आपकी मशीन के अंदर वो ये एक्सटेंशन होगी। तो घबराने की बात नहीं है अगर आपको अभी मेरी स्क्रीन पर .out दिख रहा है और अपनी स्क्रीन पर आपको .exe दिख रहा है। तो अब हमने सी के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और अभी तक हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग है क्या। तो इसके अंदर हम 2 ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो अगर आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें यूजुअली बेसिक से अगर आपसे कोई ईजी लेवल सवाल पूछे जाते हैं तो वो कुछ ऐसे से दिखेंगे। इनमें सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे वो है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। साइड